दोस्तों, हकीकत के पन्नों से आज एक बार फिर मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज जीवन की एक बहुत ही सच्ची कहानी, हकीकत भरी कहानी से मैं रूबरू कराने जा रही हूँ। इस कहानी को हम खुद जानेंगे पद्मश्री डॉक्टर जनक पलटा मगीलीगंज से। जनक नाम मतलब मैं आपको बताना चाहूँगी अनुशासन, प्रेरणा, शक्ति। दोस्तों, इस नाम के हम जितने मतलब निकाले उतने कम होंगे। इनकी कहानी अपने आप में एक हम सभी के लिए, किसी एक स्तर के लिए नहीं, ना बुजुर्गों के लिए, ना बड़ों के लिए और ना ही बच्चों के लिए, हर व्यक्ति के लिए प्रेरणात्मक है। आज जनक दीदी खुद बताएंगी उनकी कहानी और अब तक जिस तरह उन्होंने वर्ष भर एक कैलेंडर बनाते हुए गतिविधियों को किया है, भले ही वो प्लांटेशन हो, पर्यावरण वीक हो, ऐसे कई कार्यक्रम उन्होंने किए हैं जिसके माध्यम से वो लोगों में जागरूकता लाने का निरंतर प्रयास कर रही हैं। आज भी उनके इन प्रयासों को, कुछ दिलचस्प बातों को आज हम खुद जानेंगे जनक दीदी से। धन्यवाद। तो आप सभी जानते हैं कि मैं जालंधर में पैदा हुई 16 फरवरी 1948 में। पलटा परिवार की बेटी हूँ। पलटा परिवार गुरु नानक देव जी की बहन बीबी नानकी जी जहाँ ब्याही थी, उस परिवार का एक अंश है। तो मैं बड़ी हुई चंडीगढ़ में और अभी मेरे को 36वां साल है इंदौर आए हुए और 10 साल पूरे कर लिए हैं सनावतिया में। मेरा बचपन बहुत सुखद था। मेरे माता पिता दोनों बहुत, क्योंकि मैं उनकी पहली संतान थी और वो मुझे बहुत प्यार करते थे और मुझे बहुत अच्छा समझते थे और हर बात पे मेरी हर बात को बहुत प्रोत्साहन देते थे, शाबाश देते थे, खुश होते थे। तो हर चीज़ में मेरे जीवन का अगर कोई ऐसा कारण है कि मैं जो भी हूँ, उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि मेरे जीवन के सब निर्णय मैंने मेरी चॉइस से लिए हैं। लेकिन कभी माता पिता को नाराज करके नहीं, कभी उनके साथ टकराव करके नहीं। हर समय हर बात अपनी मेरी मानी गई है और उनके आशीर्वाद से मिली गई है। पूरे जीवन जब तक मेरे माँ बाप थे 1992 तक जी। और उसके बाद भी, क्योंकि मैं बहाई धर्म की अनुयायी हूँ। आपको करीब 16वें साल में थी जब मुझे अचानक पता चला कि मेरे को एक ओपन हार्ट सर्जरी होना है मेरी। अच्छा। तो मुझे अस्पताल में चंडीगढ़ में 1 साल रखा गया था। उस जमाने में ओपन हार्ट सर्जरी होती नहीं थी। अच्छा। तो मेरी पहली सफल ओपन हार्ट सर्जरी इंडिया की हुई। जब डॉक्टर ने बोला जनक आंखें खोलो, देखो तुम्हारी सर्जरी सक्सेसफुल हो गई, यू हैव मेड द हिस्ट्री। ओके। तो मैंने, इससे पहले कि मैं अपनी आंखें खोलती, मैंने ईश्वर की तरफ, अपनी आत्मा ने कहा कि आपने मुझे नई जिंदगी दी है, इसको थैंक यू करने में लगाऊंगी। तो वास्तव में थैंक यू करने की फिर यात्रा बहुत लंबी है, लेकिन करीब 16 साल मैं अपनी पढ़ाई भी करती गई, नौकरियां भी करती रही, घर के छोटे बहन भाइयों को भी जो भी उनके लिए सपोर्ट करना था वो भी करती रही, लेकिन साथ ही साथ में सेवा काम भी करती रही। लेकिन मैं ढूंढती रही कि मेरे जीवन में थैंक यू वाला जीवन पूरा कैसे बिताना है। अच्छा। तो मुझे ठीक 16 साल उसमें लगे। मैंने हर हर धार्मिक स्थान में गई, खूब स्वतंत्र खोज की, चारों धाम किए मैंने। अच्छा। और गुरुद्वारा हेमकुंड साहब जो सबसे बड़ा एक तीर्थ है, सारे देवी देवताओं और सब क्रिश्चियन मुस्लिम जितने धर्म मुझे पता थे, सब में मैंने वो रास्ता ढूंढने की कोशिश की। हरिद्वार जाना,
ऋषिकेश जाना, और कहाँ रह के या कैसा जीवन मैं अपनाऊं जिसमें मैं ऐसा जीवन बिताना चाहती हूँ जो मानवीय हो। वो एक, कोई मैं साध्वी बन के, कोई मेरी पाँव छुए, कोई मेरा ऐसा नहीं, मैं एक इंसान, साधारण इंसान होते हुए, पर पता नहीं था क्या करना है। लेकिन ठीक 15 साल जब हो गए मेरी सर्जरी को, तो ये 1965 को मैं घर आई थी सर्जरी के, 64 में दाखिल हुई। अच्छा। तो मुझे बहाई धर्म मैंने जब पढ़ा तो मुझे वो लगा कि ये रास्ता है, क्योंकि बहाई धर्म मानव मात्र की एकता का है। बहाउल्लाह जिन्होंने बहाई धर्म की स्थापना की, संस्थापक, हम लोग उनको इस युग के अवतार मानते हैं, उन्होंने कहा कि जिसने मुझे स्वीकार करना है वो पहले सब अवतारों को स्वीकार करेगा। अच्छा। और सभी धर्म ग्रंथ, धर्मों की एकता, मानव मात्र की एकता, और परमात्मा एक ही है और निरंजन निराकार है। स्त्री पुरुष बराबर है। विज्ञान और धर्म दोनों में समन्वय होना जरूरी है। शिक्षा, जिसके पास शिक्षा है वो शिक्षित करे दूसरों को जी। और अमीरी और गरीबी का गैप कम करना है। जाति का भेदभाव, सांप्रदायिक भावना, कोई भी किसी प्रकार के, हर प्रकार के पूर्वाग्रह से मुक्त होना। तो मैंने अपनाया और मुझे उससे रास्ता मिल गया। और मैं कभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी पढ़ने नहीं गई। अच्छा। मैंने जितनी भी पढ़ाई की है अपने आप प्राइवेटली की है। मैं पास होती चली गई, पढ़ती चली गई, बीए की, एमए इंग्लिश की, एमए पॉलिटिकल साइंस की, संगीत विशारद किया, और फिर एमफिल किया डिस्टिंक्शन के साथ। फिर पीएचडी तो यहाँ आके की इंदौर में मैंने। तो अभी भी जीवन में मेरी पढ़ाई लिखाई सीखना चालू है। तो उस टाइम से मैंने ठीक 20वें साल में गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर ली थी। मेरे को आत्मनिर्भर बनने का बहुत ये था कि माता पिता को के ऊपर ये सुनते थे बर्डन होती है लड़कियां, और मेरे मन में था कि मैं अपना कमाऊं और मैं मतलब एक अपने आत्मनिर्भर हूँ अपने पैरों पे। और मैं रही, और मैंने एक नौकरी की गवर्नमेंट की, फिर प्रोविडेंट फंड ऑफिस में, फिर हाई कोर्ट में ट्रांसलेटर थी, फिर मैं कॉलेज में लेक्चरर पंजाब में रही। तो मैं पढ़ती भी चली गई और साथ साथ अपना काम, और जहाँ भी छोड़ना है माता पिता को बताती कि ऐसा मैं सोच रही हूँ, ऐसा करना है। और वो ऐसा समझते थे कि मेरा हर निर्णय ठीक है जी। तो मैं करती चली गई। उसके बाद एक पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में रिसर्चर के रूप में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ। वहीं मैंने एमफिल की, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में, यूजीसी की रिसर्च फेलो थी। तो उसके दौरान मुझे पूरे इंडिया में सब जगह बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में, रिसर्च प्रोजेक्ट्स में जाने का मौका मिला। और उसके दौरान मेरा इंदौर आना हुआ। अच्छा। तो इंदौर आई तो मुझे उस दिन ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था गोल्डन टेम्पल पर। अच्छा। उस रात शाम का टाइम था, लेट। मैं सबको इंटरव्यू करती थी, पॉलिटिकल लीडर्स को, अच्छा। सोशल लीडर्स को, पूरी टीम थी। मैं रेजिडेंसी में 8 नंबर कमरे में लगभग 3 महीने रही थी। अच्छा। वहाँ और आसपास कभी कोई वीआईपी आया तो थोड़ा आसपास शिफ्ट कर देते थे। लेकिन उस पीरियड में, उस रात की बात है, गोल्डन टेम्पल में आई आर्मी और सब, कपड़ा बाजार सब बंद हो गया। मैं बाबूलाल बाहिती जी का इंटरव्यू कर रही थी और वो मुझे बाहर सी ऑफ करने आए तो बोले गोल्डन टेम्पल में मिलिट्री आ गई, सब एकदम दुकानें सब बंद हो गई, आने जाने का साधन नहीं बचा। कहीं से बड़ी मुश्किल से मुझे एक ऑटो मिली और मैं रेजिडेंसी तक आई। और मैंने यहाँ आने से पहले चिट्ठी थी, उस जमाने में ये मोबाइल फोन और ये इंटरनेट कुछ साधन नहीं था। चिट्ठी लिखी थी इंदौर के बाहरी कम्युनिटी को कि मैं इन दिनों में यहाँ हूँ,
शाम को 6 बजे के बाद कोई आपके कार्यक्रम हो तो मैं उनमें शामिल होना चाहूँगी। उनको चिंता हुई कि वो आज ये हुआ है तो इसमें इसका क्या होगा। हाँ तो मुझे ले गए वहाँ पर। जब देखा कोई एक कार्यक्रम चल रहा था, 2 बच्चों की शादी थी, गांव के सिंपल सी, बहाई भवन, जहाँ पर बरली में तुम आई थी, हाँ हाँ वो मेरे आने से पहले अच्छा उस टाइम की 84 की बात सुना रही हूँ। तो मैंने, मैडम वजदी हैं बहाई, उनसे कहा कि ये बहुत सारी जगह है, ये आपके पास सारा, ये इतना सारा क्या है, ये 9 एकड़ जमीन थी, क्या है ये। तो उन्होंने बोला, वी आर वेटिंग फॉर समबडी लाइक यू टू स्टार्ट ए इंस्टीट्यूट फॉर रूरल एंड ट्राइबल वुमेन, अच्छा एंड इफ यू कम वी कैन डू वंडर्स। मैंने कुछ नहीं, मैंने प्रभु इच्छा कही और चल दी। जो मैं काम कर रही थी वो काम करना था, लेकिन उस दौरान 3 लोगों को और इंटरव्यू किया। सुमित्रा ताई, डिप्टी मेयर, बड़ा रावला वाले जमींदार साहब, वो जयप्रकाश मूवमेंट के थे, ताई के हस्बैंड ने ही उनको इंट्रोड्यूस किया, और मैडम वैदी। तीनों ने मुझे 3 दिन में कहा, हमें आप जैसी महिला लड़की की इंदौर ज़रूरत है। तो एक कॉलिंग हुई मेरे जीवन में ये। तो तब तो मेरे को प्रोजेक्ट पूरा किया, मैं घर चली गई। लेकिन ठीक मई के महीने में, लास्ट वीक में, मुझे एक कॉल आया। एक काउंसलर हमारी जीना सोराब जी, उनका मैसेज आया कि कल सुबह दिल्ली उनको नेशनल ऑफिस में मिलो, बहाई नेशनल ऑफिस में। रात को ट्रेन ली मैंने, मैं सुबह आई, बहाई नेशनल ऑफिस देखा नहीं था। उन्होंने कहा, इंदौर में प्रोग्राम शुरू करना है तो तुम आ जाओ, ज्वाइन करो, अभी शुरू करना काम, प्रोजेक्ट। मैंने कोई मेरे पास, मैंने सब नौकरी छोड़ दी, अपने माता पिता से परमिशन ली। थोड़ा थोड़ा मुश्किल लगा, लेकिन आखिर उनकी उनकी आशीर्वाद से मैं आ गई, ज्वाइन किया। दीवार नहीं थी वहाँ पर, दीवार नहीं थी। कोई बहाई वोकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल वुमेन एक प्रोजेक्ट था, जिसको आके मैंने शुरू किया। वहाँ पर मेरे जीवन की सबसे बड़ी पाठशाला, यूनिवर्सिटी और कॉलेज, वो संस्था रही बरली, जिसको 3 साल मैंने अकेली ने उसको चलाया। मतलब मैं डायरेक्टर थी, लेकिन सारे काम मैं खुद अपने हाथ से ही करती थी। इंस्टीट्यूट की कोई बिल्डिंग नहीं थी, इंस्टीट्यूट के पास कोई मशीनें नहीं थी, इंस्टीट्यूट के पास कोई स्टाफ नहीं था, लेकिन मैं, ईश्वर मेरे साथ था। मैंने झाबुआ से शुरू किया, मानपुर से, इधर शाजापुर वगैरह गांव गई। तो कुल मिला के 3 साल में इंस्टीट्यूट का थोड़ा सा एक वर्कशेड और एक छोटा सा हॉल, क्योंकि मैं तो एक छोटे से 10 बाई 10 सर्वेंट रूम में रही थी, जहाँ टॉयलेट कहीं और ये था, किचन कहीं और था, और सब कुछ टूटा फूटा, और दीवार नहीं, और मैकेनिक नगर और कलाली इधर, और सब लोग बहुत डरते थे कि ये अकेली कैसे रहेगी। लेकिन मुझे ईश्वर पे विश्वास था, उसने रखा। 3 साल बाद मेरी यात्रा में मेरे बहाई साथी जिमी मगिलिगन, जो कि उत्तरी आयरलैंड से थे, वो भी बहाई जीवन ऐसा ही जीना चाहते थे। तो हमारी शादी हमारे माता पिता ने करी। दोनों का उद्देश्य स्पष्ट था कि हमें ये संस्था और ये आदिवासी गांव में ये सब सशक्त करना है, महिलाओं को पढ़ाना लिखाना, पर्यावरण सिखाना। तो हम दोनों ने ये भी तय किया कि हम अपने बच्चे नहीं पैदा करेंगे, क्योंकि मेरी संस्था 3 साल का बच्चा थी। अच्छा तो मेरा सौभाग्य है कि माता पिता पहले ऐसे थे जिन्होंने सपोर्ट किया, जी, और मैं तो कभी शादी करने वाली नहीं थी, लेकिन वो बहाई थे। मेरे 4 बहन भाई, 8 बच्चे ने मेरी शादी अटेंड की थी। अच्छा तो 40वें साल में, और फिर उनके आने से बहुत ज़्यादा संबल मिला मुझे, क्योंकि वो हर काम हाथ से कर लेते थे। उस कैंपस को डेवलप किया, गांव गए, बहुत सारा चैलेंजिंग काम था। लेकिन ये किताबें सारी जो यहाँ पढ़ी हैं, ये सारी किताबें उन महिलाओं को सिखाने के लिए डेवलप की गई। वहाँ बाकायदा पाठ्यक्रम, ऐसी लड़की जो अनपढ़ थी, निरक्षर थी,
वो 6 महीने के बाद नेशनल ओपन स्कूल का एग्जाम पास करके गई, अच्छा। लिखित, जिसको हिंदी का भी अक्षर दिया था। तो फिर लड़कियां कंप्यूटर सीखी और पर्यावरण सीखा, ट्रैक्टर चलाना सीखी, गांव गांव में जाके सोलर कुकर ले गई, सोलर किचन बनाया पहला। तो एक पहला वो कैंपस बनाया जो आत्मनिर्भर कैंपस है, सस्टेनेबल है, खाने के लिए वहाँ उगाना, जैविक खेती करना, कचरा मुक्त कैंपस था वो। जी। तो 500 गांव की 6000 लड़कियां सीखकर अपने अपने गांव में वो एक बरली बन गई, हर लड़की अपने अपने गांव की। बरली शब्द का मतलब है आदिवासी घर की बीच का आधार स्तंभ, अच्छा। ये भिलाली शब्द है। तो मैंने कहा कि ये बरली एक लड़की, कुछ लड़कियों का नाम होता था, तो बोले कि ये जिस पे घर टिका रहता है। अच्छा। तो मैंने कहा वो महिला है जिस पे घर टिका रहता है। तो हर लड़की अपने अपने गांव में यहाँ से सशक्त होकर बरली बन के गई। उन्होंने वहाँ के पर्यावरण सुधारे, स्वास्थ्य सुधारा, प्रेम बढ़ाया, एकता बढ़ाई, दारू बंद की, पेड़ लगाए, सोलर कुकिंग से अपना घर बचाया, धुआं नहीं किया। और उन्होंने बताया सोलर कुकर से बलात्कार होने से बचे, क्योंकि जंगल जाती थी तो सबसे ज़्यादा सेक्सुअल अब्यूज तब होता था। बहुत हैवी लकड़ी लेके चलती थी तो बच्चा गिर जाता था। तो ऐसी बहुत सारी बातें, पैसे कमाने लगी उससे, चाय की दुकान, खाना पीना, नाश्ते की दुकान, ऐसी सिलाई की, बहुत सारे लड़कियां, कोई नर्स बन गई, कोई टीचर बन गई, आगे चल के पढ़ाइयाँ शुरू की। तो मेरे जीवन का ये बहुत एक सुखद यात्रा थी। तो जब 2007 में, मतलब 1985 में मैं आ गई, 2007 में मुझे ब्रेस्ट कैंसर हुआ। अच्छा। मेरी 4 सर्जरीज कैंसर की हुई और मेरी स्थिति ऐसी थी कि मुझे लगता था कि मतलब मैं उठ नहीं पाती, मैं एक बार कोमा में चली गई थी जी। लेकिन ईश्वर कृपा बची, लड़कियों के कुछ प्रार्थनाएं होंगी, मेरे हस्बैंड ने, सब लोगों ने बहुत सेवा की। तो वहाँ उस टाइम पर भी वैसे भी मुझे लगता था कि हम दोनों के ऊपर संस्था, 29 लोग स्टाफ थे, लेकिन संस्था हमारे ऊपर ही टोटल निर्भर थी। नेशनल असेंबली जो बहाइस की है, उनकी प्रॉपर्टी, उन्होंने ये संस्था बनाने को मुझे कहा, डायरेक्टर, फाउंडिंग डायरेक्टर बनाया, लेकिन मैंने कहा कि अभी हमें छोड़ देना चाहिए। तो हम एक पति पत्नी को लाए, उनको छोड़ देने का तय किया। फिर ये तय किया कि अब हम एक गांव में रहेंगे जाके। मेरा ब्रिटेन में, नॉर्दर्न आयरलैंड में भी घर था, मेरा मायके में भी घर था। दोनों साइड ने हमें सपोर्ट किया कि नहीं, जो आप करना चाहते हैं। तो जिमी ने ये घर बनाया, बना के सबसे पहले यहाँ एक सोलर और विंड पावर स्टेशन बना के 50 आदिवासी परिवारों को बिजली दी। अब हमारा उद्देश्य ये था कि हम ऐसा जीवन जिएंगे जो लड़कियों को कहते थे कि जाके आपको ऐसा बदलाव लाना है। अब हम एक गांव में रहकर ऐसा जीवन रहेंगे। वो हर बरली जो लड़की थी जी। अब हम भी अपने जीवन में बरली बनूंगे। तो ये घर बनाया, इस घर में ऐसा बनाया कि सब कुछ यहाँ उगा के खाते हैं, सारी सोलर एनर्जी है, सारा यहाँ ऐसा डिजाइन बनाया है अपने हाथ से। दीदी आप पूरी लाइफ उगा के खाते, फाइटर रही हैं और बहुत फाइट करके आप यहाँ तक आई और अभी भी अपने जीवन से फाइट कर ही रही हैं कहीं ना कहीं। पिछला 1.5 साल जो निकला है कोविड काल का, उसमें आपने कई सराहनीय कार्य किए हैं, लोगों को अवेयर किया है, जागरूक किया है, हर वर्ग के लोगों को, तबके को, मास्क का वितरण हो या लोगों को पौधे गिफ्ट में देने हो, ऐसे कई कार्य आपके द्वारा किए गए हैं। तो कैसे दीदी आपने इन गतिविधियों को संचालित किया? तो 2 बातें आपको बताई, कैंसर की और ओपन हार्ट सर्जरी की। तीसरा जीवन मुझे जन्म के बाद, एक ये घर में आने से कुछ दिन पहले हमारा एक रिटायरमेंट थी, घर आने वाले थे, लेकिन एक एक्सीडेंट हुआ हम दोनों का, और उस एक्सीडेंट में 17 दिन के बाद जिमी चले गए। वो इस घर में आके एक दिन भी नहीं रह पाए। अब मेरा जीवन
मेरा आधार स्तंभ, मेरा सब कुछ जो मेरे जीवन में मेरे पास था, वो अब मैं फिर मतलब एक ऐसा फिर परीक्षा हुई। जी। फिर ये कहना, ये बहाई लेख प्रार्थनाएं, लोगों का सही प्रेम, ये मन में आया कि हमारे पास ये चॉइस नहीं है कि हम मरेंगे कैसे, लेकिन जीना कैसे, यही चॉइस है। मैंने अपने आप को खड़ा कर किया यहाँ। फिर ये मेरी एक स्टूडेंट जो नंदा और उसके बच्चे, ये सब ने भी तय किया कि वो हमारे बिना नहीं रहेंगे, वो भी साथ में आ गए। तो हमने यहाँ आधा एकड़ पे सब अपना उगा के खाते हैं, ऑर्गेनिक। इसको देखकर अब ऑर्गेनिक मूवमेंट बढ़ा आगे, इंदौर में जैविक सेतु बना। अच्छा। उसका नाम भी मैंने दिया। अच्छा। तो ऐसे ही यहाँ गांव में भी अभी आसपास के फार्म ऑर्गेनिक हो गए हैं। सोलर किचन, सोलर, उसको देखकर मेरी गैस टंकी 2 साल 5 महीने चलती है। अच्छा। तो तीसरी बात यह है कि कचरा मुक्त जीवन है, कचरा दान नहीं है जीवन में। तो इसके कारण यहाँ पर जब हस्बैंड की डेथ हो गई जिम्मी की, उनको एलिजाबेथ क्वीन ने ब्रिटेन के ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया था, भारत में ऐसी सेवा देने का। अच्छा। जो हाँ, तो उनको इतने सम्मान, और अब खुशियाँ आने का टाइम था हमारा कि हम रिटायर होके एक अच्छा जीवन अब बिताएंगे। लेकिन उनके जाने पर ही मैंने अपने काम का नाम जिमी मगिलिगन सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट दे दिया, जिसका कोई फंडिंग नहीं, कुछ नहीं, ये केवल मेरे काम का नाम है। एक कृष्ण लोत्रा जी थे, उनका ट्रस्ट था, उसके अंतर्गत ये नाम है रजिस्टर्ड। तो यहाँ पर 86,000 बच्चों को ट्रेनिंग दी 10 साल में। अच्छा। और वो स्वच्छता अभियान में इंदौर को 5 बार स्वच्छ बनाने में 10 साल का जो मेहनत जी, उसमें जब वो देखा तो आत्मा को बहुत सुकून मिला कि चलो, जो बच्चे सीख के जा रहे हैं, रीयूजेबल थैला और फिर ब्रांड एम्बेसडर और सफाई का ध्यान रखना, उस पर अब साल भर के जो अभियान चलते हैं। ये जनवरी देश प्रेम, 26 जनवरी कुछ दिन पहले से शुरू हो जाए, पेड़ लगाते जाना। फरवरी में मेरा जन्मदिन है, जन्मदिन पे भी पेड़ लगाने हैं, जितने साल के होंगे उतने साल के पेड़ लगाती हूँ, और एक उत्सव होता है। मार्च महीना होली के नेचुरल कलर बनाने का 1 सप्ताह का प्रोग्राम। अप्रैल महीना जिमी की याद में 1 सप्ताह उनकी याद में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्लास्टिक फ्री, प्रदूषण फ्री, ऑर्गेनिक जीवन। फिर मई आ जाता है, मई के एंड में जून 1 सप्ताह पर्यावरण सप्ताह। उसके बाद जुलाई अब शुरू हो गया वृक्षारोपण, अगस्त फिर देश के नाम, फिर आगे ऐसे ही 2-3 महीने आगे भी सब कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, उनके नाम चले जाते हैं। और कोविड काल में, सही बात है, कोविड काल में बहुत अपील की गवर्नमेंट के साथ। मैंने कुछ भी बांटा नहीं, कुछ भी बांटा नहीं, लेकिन मैंने लोगों को अपील करी, वीडियो पे, ऑडियो पे लोगों को यह कहा यहाँ नहीं आना, फोन पे बात करना। मैंने खुद भी टेक्नोलॉजी सीखी कि एक वीडियो कैसे बनाना और उसको अपलोड कैसे करना। तो मास्क पहनना, अपील करना, सैनिटाइजर बनाना, सारे प्रोग्राम जो चलते थे, वो सारे प्रोग्राम उतने टाइम के ये कंप्यूटर से यहाँ बैठ के होते रहे। अच्छा। मेरी दुनिया लाइव रही यहाँ से, तो काम लाइव रहा सारा, सस्टेनेबल वर्क सस्टेन होता चला गया। तो ये जो सारा जीवन का एक अनुभव है कि अभी मैंने शुरू किया है वैक्सीनेशन सेंटर पर जाके। अभी कोविड की दूसरी लहर भी आई, मुझे खुद को भी वैक्सीनेशन के ऊपर भी बहुत अपील की, कहीं वैक्सीनेशन सेंटर से ही मुझे भी हो गया, बहुत तकलीफ नहीं हुई। लेकिन चौथी बार फिर जन्म के बाद एक और जीवन मिला, और 6 दिन अस्पताल रही, लेकिन कुछ ऑक्सीजन और ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। डॉक्टर भरत रावत ने मैदानता में मुझे तब बड़ी सेवा की मेरी। तो लेकिन आने के बाद मैंने अभी वैक्सीन सेंटर पे जाती हूँ, लोगों को कहा कौन पौधे देना चाहते हैं। अब जाके हम तो पितरी पर्वत की पहाड़ी, रेणुका पहाड़ी, देवगुरड़िया पहाड़ी,
भूरी टेकरी और जितनी भी ये पहाड़ियां हैं, इन सबको पीछे सनाथिया की पहाड़ी, सबको ग्रीन करने हर साल एक मुहिम चलती थी जुलाई अगस्त सितंबर में। लेकिन इस साल हम नहीं कर सकते थे, तो मैंने ऐसा विचार किया कि जिसको पौधे गिफ्ट देने हैं वो दे दो। मेरे पड़ोस में एक बच्चे ने, लड़के ने ऑर्गेनिक नर्सरी बनाई, उसको बोल दो, वो पौधे ले जाता है, जितने वैक्सीन आते हैं उतने पौधे ले जाता है। अच्छा। तो वो पौधे वहां रख के मैं लोगों को अपील करती हूँ डबल मास्क पहन के, अच्छा। कि आपको मास्क पहन के रखना है, दूरी बना के रखनी है, वैक्सीन लगवाया, ऑक्सीजन खत्म हो गई थी, अब जाके पेड़ लगाओ, वैक्सीन भी काम आएगा, पेड़ भी काम आएंगे। तो परसों तक मैंने 2500 पेड़ वैक्सीन लगे हुए लोगों को दे चुकी हूँ, और अभी मेरे पास 3000 का लोगों ने कुछ गुप्त दान और कुछ ऐसा करके। तो जब तक वैक्सीनेशन चलता रहेगा तब तक मेरी इच्छा है कि ये पेड़ पौधे लगते रहे। बरसात है, अभी टाइम है। मतलब एक बात मैं कहती हूँ कि हमारे एक भाई उसके है, मैं कहता सुन सेवक मेरे, सुन सेवक मेरे, हाथ ना आएगा ये अवसर चुन सेवक मेरे। कोविड का भी अवसर है, इस अवसर में भी कैसे सेवा करनी है, कैसे हमें अपने आप को और अपने लोगों को कैसे हौसला देना, प्रेम देना, मोहब्बत। सबको मैंने प्रार्थनाएं भेजी, हर कोविड मरीज को मेरी प्रार्थना रिकॉर्ड करके वॉइस मेल पे या उस पे दे दी। जिसका किसी की डेथ हुई उसकी डेथ पे एक प्रार्थना सबको भेजी। तो मैं सबके संपर्क में रही, सैकड़ों वेबिनार नेशनल इंटरनेशनल हुए हैं। लेकिन मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उसने ये जीवन बार बार दिया है। बहुत बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ और प्रार्थना आपने बताई और लोगों तक पहुंचाई। दीदी, हम आपका जितना भी धन्यवाद करें शायद वो कम होगा, और आपका जीवन सही में आज तक प्रेरणा से भरा हुआ है। मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि क्यों हम थक जाते हैं, क्यों हार जाते हैं। आज हमारे सामने इतना बड़ा प्रेरणा स्रोत खड़ा है जो हमें ये बताता है कि परेशानियाँ तो आएंगी, मुश्किलें भी मिलेंगी, थकना नहीं है। जीवन हमें मिला है, ईश्वर ने हमें जीवन दिया है, हमें उसे सेवा में लगाना है, लोगों के साथ अच्छाई को बांटना है। तो दोस्तों, आज आपने सुना जनक दीदी को बहुत ही अच्छी बातें कही हैं, बहुत ही प्यारी बातें कही हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे भी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा उनसे। उन्होंने बताया है कि वे आज तक सीख रही हैं, तो सीखना जारी रखें अपने जीवन में। अपने माता पिता की इच्छाओं का सम्मान करें, उन्हें नाराज़ भी ना करें, और जो आप अपने जीवन में करना चाहते हैं उस अचीवमेंट की तरफ भी कदम बढ़ाते रहे। इसी उम्मीद के साथ उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा चैनल हकीकत के पन्नों से देखते रहेंगे। मैं आपको ऐसी ही हस्तियों से मिलवाती रहूँगी और कहानियों का सफ़र हम ऐसे ही जारी रखेंगे। धन्यवाद।